Welcome viewers, welcome to the post budget session of 2026. Today our speaker is CA CFP Anand Sabarwal ji from Chandigarh. तो सर बजट से रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो ऑडियंस काफ़ी समय से पूछना चाह रही है कि इस बार जैसे कि पिछले साल इनकम टैक्स रेट्स में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला था, तो क्या इस साल भी कुछ चेंजेस आए हैं? देखिए जुगम, नमस्कार सभी हमारे व्यूअर्स को। ये जो बजट है, पहली बात तो इसमें जो मेजर चेंजेस आई हैं, अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट इनकम टैक्स लॉ में चेंजेस लेके आई थी और गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 नया इनकम टैक्स लेके आए हैं जो इस बजट से उसकी अनाउंसमेंट होगी और वो एप्लीकेबल हो रहा है 1/4/2026 से। तो जितना पुराना इनकम टैक्स था 1961 एक्ट, वो रिप्लेस हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट 2025 से, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है जैसे मैंने कहा 1 अप्रैल 2026 से। पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है कि हमेशा जब हम आईटीआर फाइल करते थे तो एक होता है कि प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, तो उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती थी असेसी को, भी ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है। तो वो सारी एम्बिग्युइटी रिमूव कर दी है सरकार ने इस नए एक्ट से। 1/4/2026 से आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर खत्म हो गया है, आपका एक ही है टैक्स ईयर, कि जिस साल में आप रिटर्न भरेंगे उसको टैक्स ईयर माना जाएगा। जिस साल की आप रिटर्न भरेंगे उस साल के ही टैक्स रेट होंगे, उसको टैक्स ईयर माना जाएगा। क्योंकि क्या होता था कि कई बार हम लोग जब टैक्स पे करते थे, चालान पे करते थे, तो असेसमेंट ईयर गलत भरा गया, टैक्स गलत जगह चले गया, गलत साल से रिलेट हो गया वो, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। तो वो एम्बिग्युइटी खत्म करने के लिए इन्होंने अब टैक्स ईयर कर दिया है कि अब जैसे अगला साल स्टार्ट होगा तो वो होगा टैक्स ईयर 2026-27। ठीक है, तो टैक्स ईयर माना जाएगा उसको, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर उन्होंने खत्म कर दिया है। दूसरी चीज है कि लास्ट टाइम इनकम टैक्स रेट्स में काफी चेंजेस आई थी और इनकम टैक्स स्लैब्स भी काफी लिबरलाइज कर दी थी और 12 लाख तक टैक्स खत्म कर दिया था सरकार में। और जीएसटी में भी काफ़ी स्लैशिंग आई थी, जीएसटी के रेट्स भी काफ़ी कम कर दिए थे। तो इस बार ज़्यादा बजट से हमें उम्मीद नहीं थी कि और ज़्यादा कोई टैक्स के रिलीफ में आएगा इस बजट में, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर काफ़ी रिलीफ दे दिया था। क्योंकि आज की डेट में अगर एक फैमिली 1 लाख रुपया महीना भी कमा रही है हिंदुस्तान में, तो वो जीरो टैक्स पे है। उसको अगर वो न्यू रिजीम में है 87A के रिबेट पे के बाद वो जीरो टैक्स पे है वो फैमिली। तो अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो, उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर मैं सैलरीड पर्सन की बात करूँ 75,000 की, अगर उसके पास एनपीएस है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख है, तो आपका वो जो फिगर है वो 13,75,000 तक चले जाता है। 13,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट और फर्दर रिलीफ की एक्सपेक्टेशन बहुत कम ही थी। वैसा ही हुआ कि इसमें कोई इनकम टैक्स की रिलीफ नहीं आया। मोर ओवर आपका जीएसटी रेट्स में काफ़ी स्लैशिंग आ गई थी। तो ऑलरेडी कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, देने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इनकम टैक्स रेट्स कम हो चुके थे, तो उसमें कोई रिलीफ नहीं आया। तो वो जो पिछले साल की टैक्स स्लैब्स थी, वही टैक्स स्लैब्स जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टैक्स स्लैब्स वही इस साल, अगले साल के लिए भी इम्प्लीमेंट है। तीसरा इसमें इन्होंने किया है कि इन्होंने ना आईटीआर फॉर्म बड़े सिंप्लीफाइड कर दिए हैं। नए आईटीआर फॉर्म आएंगे जो इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिए हैं, इजी टू फाइल होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। आईटीआर फॉर्म को इन्होंने एक कॉम्पैक्ट भी कर दिया है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इनकम टैक्स फॉर्म अभी सरकार अभी नेक्स्ट ईयर के लिए अभी आईटीआर फॉर्म सिंप्लीफाइड लॉन्च करेगी। और दूसरा है कि इन्होंने क्या होता है कि जैसे 31 जुलाई को सभी को, जितने भी नॉन ऑडिट केसेस है, बिजनेस के, सैलरीड क्लास है, उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई ऑफ एवरी ईयर टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। अब उसको इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है कि आपके जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं और एचयूएफ हैं, उनके लिए डेट 31 जुलाई 2026 है। ठीक है। और जितने नॉन ऑडिट केसेस हैं, बिजनेस हैं जो नॉन ऑडिट केसेस है, उनके लिए डेट कर दी इनकम टैक्स रिटर्न की 31 अगस्त। ठीक है। और जितने भी ऑडिट केसेस हैं और जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए एज यूजल उनकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न है 31 अक्टूबर। तो अब तीन पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया कि 31 जुलाई को सिर्फ सैलरीड क्लास रिटर्न भरेंगे और एचयूएफ रिटर्न भरेंगे, और जितने नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस है वो 31 अगस्त को फाइल करेंगे, और जो आपके ऑडिट केसेस है और कॉर्पोरेट कंपनीज के आईटीआर्स हैं वो एज यूजल 30 सितंबर को जाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी रिलैक्सेशन दे दी है पब्लिक को कि आप आराम से अपने टीडीएस वगैरह, एआईएफ, जो आपके एआईएस और टीआईएस, उसको आप सारा अच्छे से चेक करके 26 ईयर्स को चेक करके आप आराम से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो डेट्स की इन्होंने सेग्रीगेशन कर दी है। और एक बहुत अच्छा चेंज आया है कि आप अगर आपको रिटर्न रिवाइज करनी है तो आपको 31 दिसंबर
ऑफ द ईयर आपको रिटर्न रिवाइज करनी होती थी। तो उसको भी एक नॉमिनल फी, अगर आप अपनी ITR 31 दिसंबर तक नहीं रिवाइज कर पाए, तो आपके लिए 3 महीने की विंडो इन्होंने ओपन कर दी कि 31 दिसंबर तक अगर आप ITR नहीं रिवाइज कर सके तो आप 31 मार्च तक 3 महीने एक्स्ट्रा आपको मिल गए हैं विद पेमेंट ऑफ नॉमिनल फी। तो रिवाइज रिटर्न करने के लिए भी 3 मंथ्स का एडिशनल टाइम मिल गया है। तो ये कुछ अच्छी चेंजेस हैं जो इनकम टैक्स में इस बार आई हैं, जो कि एक आम आदमी को रिलेट करती हैं, जो एक आम आदमी को हेल्प करेंगी अपनी टैक्स कॉम्प्लायंसेस को फुलफिल करने में। ठीक है सर। एज फार एज जो एक आम आदमी कंसर्न था कि उसको एक रिलीफ चाहिए बजट से, तो क्या इसके अलावा हम किसी और रिलीफ के बारे में भी कुछ आया है बजट में? देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि इनकम टैक्स रेट सेम है, कोई उसमें इन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं। लेकिन क्या है कि TDS और TDS में इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि आप जैसे LRS के अंडर आप जैसे आजकल घर घर में बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं, तो आपको बाहर एजुकेशन फीस के लिए उनको आपको पेमेंट भेजनी पड़ती है, उनको फंड्स भेजने पड़ते हैं, या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए फंड्स भेजने पड़ते हैं। तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर 10 लाख से ऊपर अगर आप पैसा भेजेंगे 1 साल में, तो उसके ऊपर आपको TDS डिडक्ट करना है। तो वो जो 10 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं डिडक्ट करना एज यूजुअल, और 10 लाख के बाद आपको 5% TDS डिडक्ट करना। तो पेमेंट जो बैंक है वो 5% TDS आपका डिडक्ट करती है। तो वो रेट को इन्होंने 5% से 2% कर दिया। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर घूमने जाते हैं, ओवरसीज पैकेज आप खरीदते हैं, तो उसमें इन्होंने जो रेट है वो रेट को 20% या 5% एज एप्लीकेबल था, उसको रिड्यूस करके 2% पे ले आए विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का पैकेज खरीदा तो उसके ऊपर 2% TDS कटेगा, मतलब 4,000 रुपया। 10 लाख का पैकेज खरीदा 2% 20,000 रुपया, विदाउट एनी थ्रेशोल्ड को खत्म कर दिया और रेट को 2% पे ले आए। तो इससे क्या होगा कि एक आम आदमी के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा घूमने के लिए, खर्च करने के लिए। तो TDS में इन्होंने TDS रेट्स में इन्होंने एक रिडक्शन करी है। और एक और बहुत बढ़िया एक प्रोविजन ये लेके आए हैं इस बार, कि जैसे मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन आपको मिलती है। गॉड फॉरबिड किसी के घर में कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, तो उसको कोर्ट से कंपनसेशन मिलती है, तो उसके जो इंटरेस्ट था वो टैक्सेबल था आपकी इनकम में, उसको इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। एनी अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी इंटरेस्ट फ्री, बिकॉज एक वो कंपनसेटरी पैसा है, तो उसका इंटरेस्ट इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। और एक चीज और कि जैसे हम फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी खरीदी NRI से, तो आपको NRI का TDS काटना है। तो अगर आपको NRI का TDS काटना है, तो आपको 10 नंबर अप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, तो आप 10 नंबर अप्लाई करते थे, फिर उसका TDS काटते थे, फिर उसकी TDS रिटर्न हम फाइल करते थे। तो ये एक लंबा प्रोसेस था। तो उसकी काफी बड़ी देर से इनके पास डिमांड जा रही थी कि इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो अब आपको अगर NRI का TDS काटना है, तो उसके लिए 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने पैन के ऊपर ये सिंप्लीफाइड E फॉर्म के थ्रू ही TDS काट सकते हैं। आपको 10 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और आपको इसका क्या कहते हैं, 10 की रिक्वायरमेंट नहीं है, TDS रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने पैन के ऊपर ही TDS काट सकते हैं। ठीक है, और एक और इसकी चेंजेस आई हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने आप NRI हैं और आपने प्रॉपर्टी बेची है, और सामने वाला आपका टैक्स काट रहा है। तो आप कहते हैं कि टैक्स तो मेरा ये काफ़ी ज़्यादा कट रहा है, मेरा इतना कैपिटल गेन नहीं बनता। तो आप उसमें लो डिडक्शन ऑफ टैक्स का आप सर्टिफिकेट अप्लाई करते थे AO से। उसमें आपको AO के पास जाके अप्लाई करना पड़ता था, AO से मिलना पड़ता था। तो वो बड़ा कम्बरसम और बड़ा लेंथी प्रोसेस था। अब इन्होंने इसको भी ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए नए फॉर्म आएंगे। आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, जहां पे आपका प्रॉपर TCS बनता है कि आपको लो रिडक्शन का आपको टैक्स लगता है, आपको लो रिडक्शन का TDS रेट लगता है, उस टैक्स के रेट के अकॉर्डिंगली आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो वो प्रोसेस भी इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। तो NRI का TDS काटना है तो पैन पे ही हो जाएगा, 10 नंबर की जरूरत नहीं है, TDS रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लो रिडक्शन ऑफ टैक्स का सर्टिफिकेट भी आपको इसी पे ऑनलाइन ही आपको आप अप्लाई कर सकते हैं, और घर बैठे आपको वो मिल जाएगा। ठीक। ये कुछ अच्छी चेंजेस हैं जो एक आम आदमी की लाइफ में उनके जो कंप्लायंसेस है उनको फुलफिल करने में उनको एक हेल्प करेंगी। these are the changes which are very easy to adapt and give practical shape to. बिल्कुल। Okay.
इसके अलावा सर कुछ चेंजेस जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए आम आदमी को ध्यान रखने चाहिए कि इन बातों का तो पर्टिकुलरली खास ध्यान रखा जाए। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, कई बार हम अपने आप फाइल कर लेते हैं या फिर कई बार अकाउंटेंट से या सीए से, जैसे भी एडवोकेट से। लेकिन क्या बार क्या होता है कि हम अपनी फॉरेन इनकम और एसेट डिस्क्लोज नहीं करते, या हमें पता ही नहीं होता कि ये प्रोविजन मुझे एप्लीकेबल है और मुझे फॉरेन अपनी जो इनकम है या फॉरेन एसेट्स है वो डिस्क्लोज करने हैं। तो उसके ऊपर पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस वगैरह की प्रोविजंस हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट हो जाते हैं अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। तो इसके ऊपर एक 6 मंथ का विंडो लेके आई है गवर्नमेंट की, अगर आपने वो चीज़ें मिस कर दी और अपनी इनकम फॉरेन इनकम अपनी रिपोर्ट नहीं करी है या फॉरेन एसेट्स आपने डिस्क्लोज नहीं करे हैं, तो एक 6 मंथ की विंडो गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो उसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं करी और एसेट्स रिपोर्ट नहीं करे, तो उसमें क्या है कि हैवी पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन है। उसमें गवर्नमेंट एक 6 मंथ का विंडो, एक इम्यूनिटी स्कीम ऑफ इम्यूनिटी लेके विंडो लेके आएगी उस 6 मंथ के के इन बिटवीन, जहाँ पे आपने अनडिस्क्लोज इनकम और अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको अगर वो डिक्लेयर करने हैं और उस प्रोसिक्यूशन से और पेनल्टी से बचना है, तो आपको अगर आपकी इनकम और एसेट्स अप टू 1 CR हैं तो आपको 30% टैक्स उसके ऊपर देना है, प्लस 30% एडिशनल टैक्स। तो आपका 60% उसके ऊपर टैक्स जाएगा और आपको उस प्रोसिक्यूशन और सारे प्रोसेस से आप मतलब निकल जाएंगे, आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो आपको ये विंडो है, जिन जिन लोगों ने अपनी अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज एसेट इंटेंशनली अनइंटेंशनली शो नहीं करी, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम ऑफ इम्यूनिटी है। तो उसमें आप इसको जरूर इसका ध्यान रखिए और इसमें आप अपनी ITR में जो चीज़ें मिस हो गई हैं वो आप इसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपने इनकम डिस्क्लोज कर दी है लेकिन आपने फॉरेन एसेट डिस्क्लोज नहीं करे हैं, तो आपको 5, अगर आपकी जो इनकम या एसेट जो 5 अप टू 5 करोड़ आपको एक स्कीम ऑफ इम्यूनिटी में आपको 1 लाख की एक फीस पे करनी है। एक फीस 1 लाख की पे करके आप उस अपनी जो आपकी अंडर रिपोर्टिंग है या मिस रिपोर्टिंग है उससे आप इम्यूनिटी ले सकते हैं 1 लाख की फीस देके, अगर आपने इनकम डिस्क्लोज किया लेकिन एसेट डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये एक स्कीम ऑफ इम्यूनिटी लेके आए हैं। दूसरी बात ये है कि एक ITR जो है जिसमें आपका ITR व्यू फॉर्म है कि अगर आप अपनी ITR फाइल करनी मिस कर गए हैं, तो अभी क्या है कि प्रोविजन होगी थी पीछे की 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप पिछले सालों की आप सब्जेक्ट टू रिस्पेक्टिव टैक्स जो उन्होंने टैक्स लेके आए हैं वो टैक्सेस वगैरह पे करके, इंटरेस्ट वगैरह पे करके आप अपनी पिछले साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू एंड ऑफ 4 year फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब उसमें एक और चेंज लेके आए हैं कि कई बार क्या होता है कि उसमें था कि अगर आपका केस स्क्रूटनी में नहीं आया, आपकी असेसमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप ITR में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा और लिबरलाइज्ड है, तो गवर्नमेंट और आपके साथ इन्वॉल्व हो रही है और मतलब कि आपको सपोर्ट कर रही है कि अगर आपकी असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है और आपका केस स्क्रूटनी में आ गया है, तो उसके बाद भी आप एडिशनल 10% टैक्स देके ITR फाइल कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ड्यूरिंग द स्क्रूटनी प्रोसीडिंग आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, उसमें एडिशनल 10% टैक्स देके। तो उस केस में AO को आपकी जो लेटेस्ट ITR फाइल है उसको कंसिडर करना है टू फाइनलाइज द प्रोसीडिंग, स्क्रूटनी प्रोसीडिंग। तो ये चेंजेस हैं। और ये जो विंडो है 6 मंथ्स की इम्यूनिटी वाली, जहाँ पे आपने अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है उसको आप जरूर अवेल कीजिए, बिकॉज देयर आर स्ट्रिक्टर एक्शंस फॉर नॉन डिस्क्लोजर फॉरेन एसेट्स पोस्ट एक्सपायरी ऑफ डिस्क्लोजर विंडोज। तो ये आप ITR इस बार भी जब आइंदा आज से आने वाले सालों में जब भी आप ITR फाइल करें तो अनडिस्क्लोज इनकम, फॉरेन एसेट्स अगर वो एप्लीकेबल है आपको तो उस चीज का जरूर ध्यान रखिए। और पिछले सालों में जो आपने से गलती होगी, जो आप मिस कर दिया, वो इस विंडो में आप उसका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल सर मैं ये करना चाहूंगा कि जो काफी शॉकिंग था बजट के दिन की, जो हमने देखा निफ्टी, सेंसेक्स, ओवरऑल मार्केट था, इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर में जो एक रैली चल रही थी, काफी मेजर करेक्शन हमें देखने को मिला। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो करेक्शन हमें देखने को मिला? देखिए युगम, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। बेसिकली क्या होता है कि बजट वाले दिन ना एक्सपेक्टेशन बहुत होती है मार्केट की। बिल्कुल। तो बजट को हमेशा जो मार्केट है वो अंडररेट करती है कि अगर अच्छा बजट आता है उसको नॉर्मल मानती है, नॉर्मल अगर बजट आता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है। तो कल जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की वो
जो एक होता है कि एक आम आदमी को होता है कि यार टैक्स और कम हो जाए, टैक्स टैक्स कम हो जाए, या फिर कोई और चीज इजी हो जाए, या कॉम्प्लाइंसेस और इजी हो जाए। तो क्या होता है कि टैक्स जब बजट आता है ना, तो उस दिन बजट वाले दिन बजट समझ नहीं आता है। तो एक पैनिक का माहौल होता है कि पता नहीं बजट में क्या आया, शंकाएं मन में, बड़े डाउट्स, कंफ्यूजन होता है, तो उसकी वजह से भी मार्केट नीचे जाती है। दूसरा क्या हुआ कि मार्केट नीचे जाने का मेन रीजन ये रहा कि इन्होंने एफ एंड ओ में टैक्स बढ़ा दिया है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ऑप्शंस है, ऑप्शंस में जो इनका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एसटीटी का जो रेट है, वो 0.10 से 0.15 इन्होंने कर दिया। ठीक है। 0.10 से 0.15 0.15 इन्होंने कर दिया। तो जितने अब आज की डेट में क्या है कि बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं, तो अब उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई, तो उसकी वजह से भी मार्केट नीचे आई। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर के जो एसटीटी का रेट था वो 0.02 से इन्होंने बढ़ा के 0.05 कर दिया, तो एक उसका भी इम्पैक्ट था। बिल्कुल। दूसरा ये है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि इस बजट में आया क्या है, तो वो उसका भी उसको नेगेटिव सा लिया गया और मार्केट गिर गई। और मजे की बात देखिए कि आज मार्केट रिकवर कर गई, जब तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आज 950,000 मार्केट रिकवर कर गई। बिल्कुल तो क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है और विदाउट एनी कोई उसमें कोई खास रीजन नहीं था गिरने का। और अगर हम गोल्ड सिल्वर की जैसे आपने बात करी, तो गोल्ड सिल्वर में क्या है कि अभी क्या है कि गोल्ड सिल्वर में बहुत सारे रीजन है कि पहली बात तो क्या है कि गोल्ड और सिल्वर क्या है कि एक्चुअल मनी है, एक्चुअल वेल्थ है, वो एक करेंसी नहीं है, वो मनी है। बिल्कुल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड मनी। बिल्कुल। वो एक फिएट करेंसी नहीं है, वो एक्चुअल मनी है, वो कन्वर्टेबल है, ठीक है, उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। बिल्कुल। तो उस करके क्या है कि गोल्ड और सिल्वर गवर्नमेंट गोल्ड की अगर बात करें, गवर्नमेंट्स कॉमोलेट कर रही है आज की डेट में, ठीक है, कि क्योंकि गोल्ड बेल आउट करता है, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो करेंसी डेप्रिसिएशन है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स है, चाहे वो इकोनॉमी है, इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, सबके अगेंस्ट एक गोल्ड हैजिंग एसेट है। बिल्कुल। तो गोल्ड अकोमोडेशन में गवर्नमेंट्स भी अकोमोडेट कर रही हैं, और वी इंडियंस स्पेशली लेडीज आर फॉन्ड ऑफ गोल्ड। शुरू से हम जनरेशन से गोल्ड का एक हमारा एक लव है, फर्स्ट लव है, बहुत प्यार है हमें। तो एक क्या है कि गोल्ड को अकोमोडेट करने की रैली चल रही है। बिल्कुल। और सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है, वो एआई में है, सोलर पैनल्स में है, ईवी व्हीकल्स में उसकी बहुत ज्यादा उसकी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो रैली चल रही है जो एक्सेप्शनली है, जिसका पीछे कोई एक रियल रीजन नहीं है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो वो है, वो चलती आ रही है, ठीक है। ये नहीं है कि एकदम से बहुत ज्यादा होगी और आगे जाके डिप कर जाएगी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं फोमो भी काम कर रहा है, बिल्कुल। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार सभी गोल्ड सिल्वर बाय कर रहे हैं तो मैं ना पीछे छूट जाऊं। तो उससे क्या होता है, डिमांड क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल। और जब इतनी डिमांड क्रिएट होती है, सप्लाई तो लिमिटेड है, क्योंकि ये नेचुरल एक्सप्लोरेशन है, नेचुरल कमोडिटी है। तो जब फोमो क्रिएट होता है तो डिमांड ज्यादा होती है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, वो इतना महंगा होगा। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि अब ये रैली है, अब इस रैली को कहीं तो रुकना है। बिल्कुल। कब रुकेगी, कितना रुकेगी, ये एक मार्केट सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े आप लगा लीजिए ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करी तो थोड़ी सी सप्लाई की वहां पे आई, तो सप्लाई मिली, तो एक जब सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट गिरना शुरू हो। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए रखा हुआ था और जिनको लग रहा था कि गोल्ड चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा, ठीक है, और जब एकदम से सप्लाई ज्यादा हुई तो थोड़ी सी जैसे रेट गिरना शुरू हुआ तो लोग पैनिक कर गए। बिल्कुल। कि यार बेच दो, ये तो रेट गिरना शुरू हो गया। तो पहले पॉजिटिव साइड फॉर्मो चल रहा था, अब नेगेटिव साइड फॉर्मो चल रहा है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं अपना माल बेच ना पाऊं। तो जब वो माल बेचना शुरू किया, सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट गिरना शुरू हो गया। ठीक। तो सिर्फ कल फोमो ही चल रहा है, और पहले भी फोमो चल रहा था, कल भी फोमो चल रहा था। लेकिन ओवरऑल क्या है कि आप अगर आपने गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की है तो मेरे हिसाब से आप बने रहिए, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल कमोडिटी है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, एक्सप्लोरेशन है, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके। तो आप एक एसेट एलोकेशन कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, गोल्ड सिल्वर भी रखिए, इक्विटी भी रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी रखिए, इंटरनेशनल इक्विटी भी रखिए। तो आपको एसेट एलोकेशन करके रखना है और अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने गोल्स के हिसाब से करना है। तो ऐसा पैनिक करने वाली जरूरत नहीं है। वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड भी बनी रहेगी, इक्विटी की डिमांड भी बनी रहेगी। अगर आप एसेट एलोकेशन करके रखेंगे तो
दीज आर ओनली इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कि आपको इक्विटी में लगाना है, गोल्ड सिल्वर कॉपर में लगाना है, तो बेस्ट पार्ट इज यू हैव टू डू योर एसेट एलोकेशन। बिल्कुल। जी। इसके साथ सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो 2026 का बजट है, जी। ओवरऑल ये बजट एक आम आदमी के लिए कैसा है? आप क्या क्या लगता है कि किस तरह का बजट है ये, अगर एक ऊपर से पूरा बात करें हम? देखिए युगम की अगर मैं इस बजट को अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो ये एक बहुत ही दूरदर्शी बजट है। इसका इम्पैक्ट अभी एक साल में नहीं दिखेगा। ये एक जो मौजूदा सरकार की मोदी जी की जो विकसित भारत की जो विजन है 2047 तक हमें डेवलप्ड इंडिया बनना है, ठीक है, अभी हमारे पास 20-22 साल उसके लिए पेंडिंग है। तो ये उस हिसाब का है कि ये कोई शॉर्ट टर्म शॉर्ट साइटेड विजन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ आया है कि आप ये देखिए कि इस बजट में एक ये लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है। इसमें क्या है कि इनका जो एम है, अब मैं अगर इनकम टैक्स में बात करूं तो इन्होंने बहुत सारी जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी उसको इन्होंने चेंज करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कर दिया। 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट को 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट पे ले आए, ठीक है। रेपिटेटिव आपकी जो फॉल्ट्स हैं वो 2 ईयर से 3 ईयर तक, मतलब 2 से 3 साल से इम्प्रिजनमेंट को रोक दिया, बिल्कुल। और रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट पे कर दिया। तो इनका ये है कि ये आपके कॉम्प्लाइंसेस को इजी करते जा रहे हैं, और इनका ये विजन है कि ये आपका मतलब ये कलेक्शन पे फीस पे आ रहे हैं, पेनल्टी और इंटरेस्ट ना लगा के ये फीस के ऊपर आ रहे हैं, और आपको ये गाइड कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं कि आप फीस पे कीजिए और आपके ये कंप्लाइंसेस आप पूरे कीजिए। अगर आप कंप्लाइंसेस में कहीं मिस कर गए तो आप फीस पे। तो ये बड़ा मतलब कंप्लाइंसेस को सिंपल कर रहा है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट नया आ रहा है, उसमें इन्होंने इतना सिंपलीफाई कर दिया कि जो पहले 819 सेक्शन होते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 जी, जी। में, अब जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, 819 सेक्शन से ये 536 सेक्शन पे आ गया, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 250 सेक्शन इन्होंने उड़ा काफी दिए, कम कर दिए। तो इस सिंप्लीफिकेशन पे आ रहे हैं, कॉम्प्लाइंसेस को सिंपल कर रहे हैं, आम आदमी की जो लाइफ को इजी कर रहे हैं। तो ये बड़ा दूरदर्शी बजट है। अगर आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट एक साल में, क्योंकि लोगों को तो इनकम टैक्स रेट से मतलब होता है कि मेरी बिल्कुल। जेब से टैक्स क्या जा रहा है, वो तो पहले इन्होंने खत्म कर दिया काफी, और इनकम टैक्स स्लैब को लिबरलाइज कर दिया, और अपना जीएसटी को काफी लिबरलाइज कर दिया। तो अब क्या है कि ईज ऑफ कंप्लाइंसेस पे ये आ गए, प्रोसिक्यूशन को खत्म किया है, फीसिस के ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल। और आपके कंप्लाइंसेस को इन्होंने इजी कर दिया है। आपको 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 15G फॉर्म 15G को डिजिटलाइज कर दिया इन्होंने। आप घर बैठे लोन रिडक्शन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि बहुत अच्छा बजट है। आम आदमी को ये बजट हेल्प करेगा। जब आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब आप इसकी प्रोविजन को जब इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तब आपको ये बजट समझ आएगा। इमीडिएटली बजट एकदम से समझ नहीं आता है, तो वही कंफ्यूजन, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, कंफ्यूजन का कारण होता है कि मार्केट जब गिरती है, जी, बिल्कुल। ठीक है, तो धीरे धीरे करके समझ आता है बजट। अच्छा बजट है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी बहुत अच्छी, इसमें मतलब कि इसमें कंप्लाइंसेस को उन्होंने इजी किया है, और कॉर्पोरेट्स के लिए कि अब कभी हम नेक्स्ट सीरीज में बैठेंगे तब कॉर्पोरेट्स के ऊपर बात करेंगे, और बाकी और टेक्निकल बातें करेंगे। आज हमने जैसे एक आम आदमी के कंसर्न में, जैसे आपने मेरे से आज सवाल रखे, मैं उसके वहीं तक सीमित रहना चाहूंगा। बिल्कुल। तो अच्छा बजट है, लॉन्ग टर्म विजन से बजट है, और सरकार की जो मंशा है वो आम आदमी की जिंदगी को सरल बनाने की मंशा है। प्रोसेस काफी इन्होंने इजी कर दिया। प्रोसेस काफी इन्होंने इजी ठीक, कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी ठीक है सर, इसी के साथ सवाल खत्म होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त जी। देने के लिए। जी अगले पार्ट में मिलते हैं सीरीज के, जिसमें जी। थोड़ा सा कॉर्पोरेट्स पे और टेक्निकल्स पे हम इन डेप्थ बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। जी जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।